हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूर्वी एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टॉपिक के बारे में। पर्सनली ये टॉपिक मुझे काफी बोरिंग लगता है, पर ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मटेरियल कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं और स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड मेक दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। तो अब बात करते हैं कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। आपने कोविड एरा के टाइम पे सुना होगा कि हमें अपने हाथ को स्टरलाइज रखना चाहिए अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले, या जो हम आइटम डेली यूज करते हैं उन्हें स्टरलाइज रखना चाहिए। जिससे होगा क्या कि हमें कोविड इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन होता क्या है? स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी आर्टिकल, सरफेस या मीडियम पे से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो या फिर वो स्पोर स्टेट में हो। तो डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि हम सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। तो जब स्टरलाइजेशन भी रिमूव ही कर रहा है और डिसइंफेक्शन भी रिमूवल ही कर रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टरलाइजेशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकता है एक आर्टिकल के ऊपर से। जो डिसइंफेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है? द मेजर टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन फ्रॉम एंटरिंग अ वुंड आर रेफर्ड टू एज एसेप्सिस। एसेप्सिस जो है वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वुंड्स और टिश्यूज। मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम एंटीसेप्टिक्स अप्लाई करेंगे। एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ये क्या करेंगे? ये डिस्ट्रॉय कर देंगे हार्मफुल माइक्रोब्स को या ऑर्गेनिज्म को बाय inhibiting the growth of organism. Next is bactericidal agents. ये क्या होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये उन बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन प्रिवेंट करते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स के एक्शन से बच जाते हैं। जो केमिकल एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बैक्टीरियासाइडल होते हैं वही हायर डाइल्यूशन पे बैक्टीरियोस्टेटिक बन जाते हैं। ठीक है, अब स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हम दो एजेंट्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। एक है फिजिकल एजेंट्स और एक है केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स हैं सनलाइट, ड्राइंग, हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। केमिकल एजेंट्स में आते हैं अल्कोहल, अल्डिहाइड, डाइस, हैलोजेंस, फिनॉल्स एंड गैसेस। तो हम सारे एजेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सनलाइट से। सनलाइट पजेस करती है बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। कभी आपने ये सोचा है कि हम कपड़े धोकर दिन में क्यों सुखाते हैं? ये घी क्यों कहा जाता है कि कपड़े सनलाइट के प्रेजेंस में ही सुखाने चाहिए, रात में नहीं सुखाने चाहिए? क्योंकि सनलाइट डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया को। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि टाइफाइड बैसिलाई को जब एक्सपोज कराया गया एक व्हाइट क्लॉथ पे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो गए। पर वही सेम टाइफाइड बैसिलाई को जब डार्क में रखा गया तो वो 6 दिन तक सर्वाइव कर लिए। जो सनलाइट है उनका मेन एक्शन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। जिस एरिया में डायरेक्ट सनलाइट आती है वहां ज्यादा इफेक्ट शो होता है क्योंकि ये कंबाइंड इफेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट एंड हीट रेज का। जो बैक्टीरिया सस्पेंडेड होते हैं वाटर में वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। हीट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, हम दोनों हीट यूज करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ड्राई हीट का प्रिंसिपल ये है कि ये सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देता है एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन कर देता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है ड्राई हीट का वो है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल क्या है? हॉट एयर ओवन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
जो कि डबल चैम्बर लेयर से बना हुआ है। जो इंटरनल चैम्बर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और जो आउटर चैम्बर है वो मेटालिक है। दोनों चैम्बर के बीच में एयर प्रेजेंट है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और कंजर्व करती है एनर्जी को। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो हॉट एयर ओवन है वो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेविटी कन्वेक्शन प्रोसेस से ऑपरेट होते हैं और एक मैकेनिकल कन्वेक्शन प्रोसेस से ऑपरेट होते हैं। जो हीटेड एयर होती है वो ज्यादा एक्सपेंड करती है और उसकी डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू कूलर एयर, तो वो कूलर एयर को डिस्प्लेस कर देती है और प्रोड्यूस करती है इनकंसिस्टेंट टेम्परेचर विद इन द चैम्बर, पर ये प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। मैकेनिकल कन्वेक्शन में जो ब्लोअर और फैन होते हैं वो चैम्बर के अंदर फिटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इक्वल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हीटेड एयर का थ्रू आउट ऑल द एरियाज ऑफ द चैम्बर। ठीक है, इसलिए मैकेनिकल कन्वेक्शन जो है वो फास्टर प्रोसेस होता है। हॉट एयर ओवन हमें यूजफुल कैसे है, तो ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स को, जो कि बाकी प्रोसेस से डिस्ट्रॉय होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये ग्लासवेयर, फॉरसेप्स, सीजर्स, ग्लास सिरिंजेस या अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक पैराफिन, ग्लव्स पाउडर, इन सबको स्टरलाइज करता है। हॉट एयर ओवन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इंसुलेटर चैम्बर होता है, ठीक है, सराउंडेड बाय एन आउटर केस कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल हीटर्स। एक फैन होता है, शेल्फ्स होती हैं जिसमें कि हम स्पेसिमेन रखते हैं स्टरलाइज करने के लिए, थर्मोस्टेट होता है और डोर लॉकिंग कंट्रोल्स होते हैं। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हॉट एयर ओवन को यूज करने के लिए, तो जो भी स्पेसिमेन या जो भी प्रोडक्ट हम रखते हैं स्टरलाइज करने के लिए उसे ड्राई होना चाहिए, मतलब ग्लास वेयर्स को ड्राई रखना चाहिए और उसे ओवरलोड नहीं करना चाहिए। और जब स्टरलाइजेशन हो जाए तो पहले ओवन को कूल डाउन होने देना चाहिए फॉर अबाउट 2 आवर्स। अगर हम ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज होने के बाद तुरंत डोर ओपन करके निकाल लेंगे तो अनइवन कूलिंग के कांटेक्ट में आने से वो क्रैक भी हो सकते हैं, इसलिए हमें डोर ओपन करने से पहले हॉट एयर ओवन को 2 घंटे के लिए अप्रोक्सीमेट कूल डाउन होने देना चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्पेसिमेन स्टरलाइजेशन के लिए हमने रखा है हॉट एयर ओवन में वो पूरी तरह स्टरलाइज हो गया है, तो हम स्टरलाइजेशन कंट्रोल यूज करते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन कंट्रोल जो है वो ब्राउनीज ट्यूब से हम कैरिड आउट करते हैं, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है प्रॉपर स्टरलाइजेशन होने के बाद। और बायोलॉजिकल मेथड में हम यूज करते हैं स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई एंड बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के स्पोर को हम यूज करते हैं। हम एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं जिसको कि इनके स्पोर से इम्प्रीग्नेटेड करके रख देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हॉट एयर ओवन में जो स्पेसिमेन रखा है वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हुआ है या नहीं। और जो हम मेथड यूज करते हैं ड्राई हीट में वो है फ्लेमिंग मेथड और इंसिनरेशन मेथड। फ्लेमिंग मेथड जो है उसमें हम बंसन फ्लेम यूज करते हैं, इनोकुलेशन रूप और वायर टिप और फॉरसेप्स ये सब हम बंसन फ्लेम से स्टरलाइज करते हैं जब तक कि रेड हॉट ना हो जाए। और हमें जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ्स होते हैं, पैथोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, अगर इन सारे मटेरियल्स को स्टरलाइज करना होता है तो हम यूज करते हैं इंसिनरेटर्स। ठीक है, तो ये है मैथड्स ड्राई हीट के। अब हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट के मैथड्स के बारे में। मॉइस्ट हीट के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व करता है लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर ऑफ वाटर, वेयर एज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व करता है हायर टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मॉइस्ट हीट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन जो होता है वो पार्शियल स्टरलाइजेशन होता है बेवरेजेस का, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, वाइन, बियर या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क। पेस्चराइजेशन प्रोसेस जो है वो हम 2 मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। एक है होल्डर मेथड जो कि कैरिड आउट होता है एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, और दूसरा है फ्लैश प्रोसेस
जो कि कैरिड आउट होता है एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। दोनों प्रोसेस में हीटिंग के बाद हम प्रोडक्ट को कूल डाउन करते हैं टू 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर। इस प्रोसेस में सारे नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सेप्ट कॉर्डिक्सिला बर्नेटी जो कि होल्डर मेथड में सर्वाइव कर सकता है। दूसरा मेथड है वाटर बाथ। वाटर बाथ जो है वो कैरिड आउट होता है एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। वाटर बाथ को हम यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सीरम, बॉडी फ्लूइड्स एंड वैक्सीन्स। तीसरा एग्जांपल है इंस्पिजेटर का। इंस्पिजेटर जो है वो यूज होता है फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एग बेस्ड मीडिया एंड सीरम बेस्ड मीडिया जैसे कि लो फ्रेश सीरम स्लो। इस प्रोसेस में हम आर्टिकल को हीट करते हैं 3 सक्सेसिव डेज के लिए एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल है प्रेशराइजेशन, इंस्पिजेटर एंड वाटर बाथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस के भी 3 एग्जांपल्स हैं, बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड टिंडलाइजेशन। बॉइलिंग में बॉयल करेंगे हम आइटम को वाटर में फॉर 15 मिनट्स, तो ये मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे पर स्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। स्टीमिंग आप परफॉर्म करते हैं या तो पोच स्टीमर में या अर्नोल्ड स्टीमर में। तो ये स्टीमर जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स, पर ये प्रोसेस भी मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव डेज। ये प्रोसेस यूज होता है स्टरलाइजेशन के लिए, सिरम, सुगर और एग कंटेनिंग मीडिया के लिए। तो ये जो है वो किल कर देता है मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। ठीक है, तो टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस के 3 एग्जांपल्स हैं, बॉइलिंग, स्टीमिंग और टिंडलाइजेशन, जिसमें कि टिंडलाइजेशन जो है वो वेजिटेटिव फॉर्म्स और स्पोर्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि प्रेशर कुकर का। इसका प्रिंसिपल यह है कि नॉर्मल प्रेशर पे जो वाटर बॉयल होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर क्लोज वेसल में जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है जिसपे कि वाटर बॉयल होता है। ठीक है, जो ऑटोक्लेव का होल्डिंग पीरियड है वो है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एट 775 mm ऑफ Hg। जो हाई प्रेशर है वो फैसिलिटेट करता है रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ हीट इनटू डीपर पार्ट्स ऑफ द मटेरियल, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है स्टीम में वो क्या करता है, वो कोगुलेशन कर देता है प्रोटीन का, जिससे कि माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं रिलीज वेल्व, ये आप जो देख रहे हैं सेफ्टी वेल्व, जो ये है ये प्रेशर गॉज है रेड वाला, ये है स्क्रू, ये है कवर, ये है बॉडी, ये है बिन कंटेनिंग मटेरियल, ये है हीटर और ये है स्टैंड। तो सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रेशर चैम्बर। प्रेशर चैम्बर जो है वो बना होता है इनर चैम्बर और आउटर जैकेट से। इनर चैम्बर जो है वो बना होता है स्टेनलेस स्टील से, जिसके बाहर आयरन केस प्रेजेंट होता है जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इनर चैम्बर में हम वो मटेरियल रखते हैं जिससे हमें स्टरलाइज करना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ऑटोक्लेव का वो है लिड या डोर। जो लिड है वो क्या करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आउटर एटमॉस्फेयर को इनर एटमॉस्फेयर से सेपरेट करता है। ये क्रिएट करता है स्टरलाइज कंडीशन इनसाइड द ऑटोक्लेव। प्रेशर गॉज जो होता है ये इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर क्रिएट हुआ है इन द ऑटोक्लेव ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। फिर प्रेशर रिलीजिंग यूनिट और वेसल में प्रेजेंट होता है। वेसल जो है उसका बिल्कुल वही फंक्शन होता है जैसा कि प्रेशर कुकर पे होता है। वेसल जो है वो कंट्रोल करता है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर बाय रिलीजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर बाय लिफ्टिंग इटसेल्फ। सेफ्टी वेल्व जो होता है वो बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है
ऑटोक्लेव का, ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब ऑटोक्लेव अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो वेल्व में क्या होता है, थिन लेयर ऑफ रबर प्रेजेंट होती है जो कि बर्स्ट हो जाती है itself टू रिलीज द प्रेशर एंड टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। फिर इलेक्ट्रिकल हीटर प्रेजेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है अंडरनीथ द चैम्बर, जो कि ये था, मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, ये वाटर को बॉयल करता है और जनरेट करता है स्टीम इन द इनर एंड द आउटर चैम्बर। अब हम ऑटोक्लेव को यूज कैसे करते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं स्टरलाइजेशन से, तो वो बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को पुट करते हैं इनसाइड द चैम्बर। फिर हम मटेरियल जिसे हमें स्टरलाइज करना होता है उसे हम इनसाइड द चैम्बर रखते हैं। फिर हम लीड को क्लोज कर देते हैं, स्क्रू को टाइटन कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल हीटर को ऑन कर देते हैं। सेफ्टी वेल्व को एडजस्ट कर देते हैं रिक्वायर्ड प्रेशर पे। जब वाटर बॉयल होने लगता है इनसाइड द चैम्बर तो एयर वाटर मिक्सचर जो होता है उसे हम एस्केप होने देते हैं थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हमें ऐसे पता चलती है कि वाटर बबल्स जो है फिर वो आने लगते हैं। जब एयर का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम ड्रेनेज पाइप को क्लोज कर देते हैं। जब डिजायर्ड प्रेशर रीच हो जाता है तो वेसल जो है वो ब्लो करने लगती है टू रिमूव एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द चैम्बर। वेसल ब्लो करने के बाद हम ऑटोक्लेव को रन करते हैं फॉर अ होल्डिंग पीरियड जो कि 15 मिनट का होता है। 15 मिनट बाद हम इलेक्ट्रिकल हीटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, ऑटोक्लेव को कूल होने के लिए अलाउ करते हैं। प्रेशर गॉज इंडिकेट करता है कि जो प्रेशर है वो लोअर डाउन हो चुका है टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जब प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है हम डिस्चार्ज पाइप को ओपन कर देते हैं। फाइनली लिड को ओपन करके हमने जो मटेरियल स्टरलाइज किया है उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए भी हम स्टरलाइजेशन कंट्रोल यूज करते हैं। केमिकल हम यूज करते हैं ब्राउन ट्यूब या फिर बोविडिक स्टेप्स यूज करते हैं केमिकल कंट्रोल के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म को। स्टेरोथर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है एट 55 to 60 डिग्री सेल्सियस और उसके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 मिनट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।